हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझेंगे, जो हमें राइट्स ऑफ रिडम्पशन के बारे में बताता है। मतलब कि ये मॉर्टगेजर के राइट के बारे में बताता है। मॉर्टगेजर के पास रिडम्पशन का राइट होता है और वो राइट उसके पास से कोई भी नहीं छीन सकता। वंस अ मॉर्टगेज इज ऑलवेज मॉर्टगेज, इस मैक्सिम के ऊपर ये सेक्शन डिपेंड करता है। अब देखिए कि मॉर्टगेजर कौन होता है। मॉर्टगेजर वह व्यक्ति होता है जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है दूसरे के पास, जिसके बदले वो उससे पैसा लेता है, उसी को हम मॉर्टगेजर बोलते हैं। तो मॉर्टगेजर को सेक्शन 60 के अंदर ये अधिकार दिया गया कि जब वह पैसा वो वापिस लौटाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी थी वो प्रॉपर्टी उसको वापिस मिल जाएगी। उसको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी और उसकी जो सारी लायबिलिटीज थी, मतलब जो भी उधार था, उसके ऊपर कोई भी एनकम्बरेंसेस थे, वो सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। बेसिकली सेक्शन 60 यही बोलता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 60 को रीड करते हैं और फिर डिटेल के अंदर और केस लॉ से समझते हैं कि सेक्शन 60 के अंदर क्या बोला गया। आप अपने बेयर को खोल लीजिए, हम रीड करके सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन बोलता है At any time after the principal money has become due, कि कभी भी जब प्रिंसिपल मनी जो है वो ड्यू हो गई, मतलब कि अब वो समय आ गया कि जब प्रिंसिपल मनी वापस करनी है, जो हमने एक टाइम रखा था कि इतने समय बाद प्रिंसिपल मनी वापस रखनी है, तो उसके बाद कभी भी द मॉर्टगेजर हैज राइट, कि मॉर्टगेजर के पास ये अधिकार है, ये राइट है ऑन पेमेंट और टेंडर एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कि अगर वो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस के ऊपर वो पेमेंट कर देता है उस मनी की, जो भी उसने उसको वापस कर देते हैं पैसे मॉर्टगेजी को, ऑफ द मॉर्टगेज मनी टू रिक्वायर द मॉर्टगेजी। अब यहाँ पे मॉर्टगेजी को क्या करना पड़ेगा जब उसको पैसे वापस मिल जाएंगे, मॉर्टगेज मनी वापस मिल जाएगी। पहली चीज, टू डिलीवर। अगर मान लीजिए कि भाई जैसा भी हमने टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज पढ़ी थी पिछले सेक्शन के अंदर, तो एक मॉर्टगेज के अंदर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ हम क्या करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसके पोजीशन में देते हैं। भाई ट्रांसफर बाय टाइटल डीड, जिसके अंदर टाइटल डीड जो है हम दूसरे व्यक्ति को देते हैं, मॉर्टगेजी को देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू डिलीवर टू द मॉर्टगेजर द मॉर्टगेज डीड एंड ऑल द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी विच आर इन पोजीशन और पावर ऑफ द मॉर्टगेजी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मॉर्टगेजी के पोजीशन के अंदर हैं वो सारे क्या करेगा, मॉर्टगेजर को दे देगा। जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड थे, मॉर्टगेज डीड थी या कोई और चीज थी, वो सारी की सारी मॉर्टगेजर को वापस मिल जाएगी। कब? जब मॉर्टगेजर उसकी पेमेंट कर देगा। या फिर वेयर द मॉर्टगेजी इज इन पोजीशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू डिलीवर द पोजीशन देयर ऑफ टू द मॉर्टगेजर। और अगर मान लीजिए कि वो पोजीशन के अंदर था उसकी प्रॉपर्टी, जैसे हमने टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज के अंदर पढ़ा था कि कहीं किसी के अंदर क्या होता है, भाई डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी हम मॉर्टगेज लेते हैं, जहां पे हम पोजीशन ही दे देते हैं मॉर्टगेजर को, तो उस जगह पे वो जो पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का वो वापस मॉर्टगेजर को मिलेगा जब मॉर्टगेजर उसकी पेमेंट कर देगा। तीसरी चीज, एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्टगेजर आइदर टू रीट्रांसफर द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू हिम, कि भाई जैसे हमने देखा था कंडीशनल सेल या इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर, कंडीशनल मॉर्टगेज के अंदर, इंग्लिश मॉर्टगेज के अंदर, कि वो ट्रांसफर ही हो जाती है उसके नाम पे, मॉर्टगेजी के नाम पे। तो जब वो मॉर्टगेजर पेमेंट करेगा तो जो मॉर्टगेजी है वो प्रॉपर्टी वो वापस रीट्रांसफर करेगा, जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है वो रीट्रांसफर करेगा मॉर्टगेजर के नाम पे या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे, जिसको भी मॉर्टगेजर बोलेगा मॉर्टगेजी को करने के लिए। वो बोलेगा कि इस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर दो, तो फिर मॉर्टगेजी अपना जो काम है वो करेगा, वो तीसरे व्यक्ति के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। और टू एग्जीक्यूट एंड वेयर मॉर्टगेजर्स हैज बीन इफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। और अब हमने किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से अगर वो किया था तो फिर वहां पे एक एक्नॉलेजमेंट भी बनेगी कि भाई अब ये खत्म हो गया, अब ये मैंने इसको प्रॉपर्टी वापस कर दी और मैंने इससे पैसे ले लिए हैं। एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग दैट राइट इन डेरोगेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट ट्रांसफर टू द मॉर्टगेजी हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड, कि अब सारे जो राइट्स थे मॉर्टगेजी के वो खत्म हो गए, उसके लिए उसने एक्नॉलेजमेंट ले ली। अब देखिए अभी भी और सेक्शन है आगे, लेकिन यहां तक हमें कहीं पे भी ये वर्ड नहीं मिला, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें ये वर्ड मिल जाता तो क्या होता कि भाई अगर हमने इस चीज के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास से रिडम्पशन का राइट लिया जा सकता था कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये वर्ड नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी राइट है, ये एब्सोल्यूट है, आप इसको किसी भी तरीके से मॉर्टगेजर से छीन नहीं सकते। हर एक केस में ये राइट उसके पास रहेगा ही रहेगा। अगर मॉर्टगेजर खुद भी चाहे तो वो अपने पास से राइट हटा नहीं सकता कि भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर इस तरीके का कोई क्लॉज डाल दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा, उसको माना नहीं जाएगा।
मॉर्गेजर से रिडीम करने का राइट छीना नहीं जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है मॉर्गेजर का। अगर यही राइट चला गया तो मॉर्गेज की वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस राइट के कारण ही मॉर्गेज की वैल्यू होती है। लेकिन दो जगहों पे ये राइट उसके पास से चला जाता है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, या फिर जहां पे कोर्ट अपना इंटरवेंशन करता है, कोर्ट के ऑर्डर से ये राइट उसके पास से चला जाता है। तो यहां पे बोलता है प्रोवाइडेड दैट राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, की भाई उनकी खुद के कारण से वो चला जाए उसके पास से, या फिर डिक्री ऑफ अ कोर्ट, जैसे कोर्ट जो है फोरक्लोजर की डिग्री दे देती है। अभी फोरक्लोजर की डिग्री है कि हम आगे समझेंगे, राइट ऑफ मॉर्गेजी समझेंगे कि मॉर्गेजी के पास भी राइट होता है कि ड्यू डेट के बाद वो फोरक्लोज कर सकता है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट से ऑर्डर मांग सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी कर दी जाए। तो अगर इस तरीके की कोई डिग्री आ गई तो फिर रिडेम्पशन का राइट नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज वो लिया जा सकता है। द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड राइट टू रिडीम। तो ये जो राइट इसके अंदर दिया गया इसको हम क्या बोलेंगे, राइट टू रिडीम बोलेंगे। और इस तरीके का जब सूट डाला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सूट फॉर रिडेम्पशन बोलेंगे। Nothing in this section shall be deemed to render invalid any provision to the effect that the time fixed for the payment of the principal money has been allowed to pass, or no such time has been fixed. The mortgagee shall be entitled to reasonable notice before the payment और टेंडर ऑफ सच मनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने कोई टाइम फिक्स किया था उसके लिए या टाइम फिक्स नहीं किया था कि कितने टाइम के अंदर वो पैसा लौटाना है। लेकिन जब भी मॉर्गेजर मॉर्गेजी के पास पैसा लौटाने के लिए जाएगा तो उसे पहले एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक नोटिस देना होगा कि भाई मैं आपका पैसा लौटा रहा हूं। क्या बोलते हैं कि द मॉर्गेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू रीजनेबल नोटिस बिफोर द पेमेंट और टेंडर ऑफ सच मनी। अब यहां पे एक और बात बोलता है, यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्गेज मनी बोलता है, मतलब पार्शियल रिडम्पशन के बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि पार्शियल रिडम्पशन जो है वो अलाउड नहीं है, पार्शियल रिडम्पशन अलाउड नहीं हो सकता। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले, मान लीजिए ए बी सी तीन व्यक्ति थे, तीन व्यक्तियों ने मिलके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज पे रखी एक्स के पास और उससे 3000 पे लिए बदले में। अब यहाँ पे मान लीजिए तीनों का एक एक तिहाई हिस्सा था, ए का, बी का, सी का। अब ए क्या करता है, मॉर्गेजी के पास जाता है, उसे बोलता है कि मैं अपने 1000 रुपए वापस दे रहा हूँ, जो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है ना उसमें से एक तिहाई हिस्सा मेरे को वापस कर दो। तो ये जो चीज है ये एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि इस कारण से जो मॉर्गेज है वो खत्म हो जाएगी। मॉर्गेज को एक ही माना जाता है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये राइट कब खत्म हो सकता है, जब मॉर्गेजी ही उसको खुद ब्रीच कर दे, मतलब उसके अंदर से कोई पार्ट खरीद लिया। मान लीजिए कि इस तरीके से हमने किया, अब जो प्रॉपर्टी सेल हुई उस प्रॉपर्टी को सेल होने में से जो एक्स था वो भी कोई उसका हिस्सा खरीद लेता है, तो यहाँ पे जो बाकी जो व्यक्ति थे बी और सी अभी उसको अपने अपने हिस्से को रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल अ पर्सन इंटरेस्टेड इन शेयर ओनली ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू रिडीम हिज ओन शेयर ओनली, कि सिर्फ अपना शेयर वो रिडीम नहीं कर सकता। जहां पे एक से ज्यादा व्यक्तियों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी दी थी मॉर्गेज के ऊपर, ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट और पार्ट ऑफ रिमेनिंग ड्यू ऑन मॉर्गेज एक्सेप्ट, लेकिन कब हो सकता है, एक्सेप्ट ओनली व्हेन मॉर्गेजी, जब मॉर्गेजी क्या कर रहा है, और इफ देयर are more mortgages and when all such mortgages have acquired in whole or in part the share of mortgager, कि जब वो खुद mortgager का पार्ट जो एक्वायर कर लेते हैं तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए ये हमने समझा। अब इसके अंदर बात आती है क्लॉग की, क्लॉग ऑफ रिडम्पशन, क्लॉग ऑन रिडम्पशन। क्लॉग ऑन रिडम्पशन मतलब कि कोई ऐसी चीजें जो रिडम्पशन पे रुकावट लगा दे। तो ऐसी कोई भी चीज जो रिडम्पशन के ऊपर रुकावट लगा दे वो क्या होंगी, इनवैलिड होंगी और वॉइड होगी। अब देखिए यहां पे हम कहते हैं कि हम इररिडीमेबल मॉर्गेज नहीं कर सकते, लेकिन कंपनीज के अंदर कंपनी को ये अलाउड है कहीं कहीं पे कि वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर जो कंपनीज है उनको ये अलाउड है कि वो इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है, अदरवाइज किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो इररिडीमेबल मॉर्गेज करे। तो अब देखिए क्लॉग्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे हम देखें, सबसे पहले देखें तो पेनल्टी इन कॉज ऑफ डिफॉल्ट। अगर हम बोलें कि अगर आप जो मॉर्गेजर के सामने कंडीशन रख दी गई कि अगर वो पैसा नहीं दे पाया तो उसको पेनल्टी, उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो पड़ेगी उस कारण से, तो वो क्या है, क्लॉग हो जाएगा। An agreement which confers some collateral advantage upon the mortgagee, something in addition to the return of his money with interest may be valid or invalid according to the terms of circumstances। मतलब कि आपने से बोला कि भाई
अगर आप मेरी ये मॉर्गेज नहीं वापस कर पाए, मतलब मेरा मॉर्गेज मनी वापस नहीं कर पाए, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसके ऊपर ऐसा इंटरेस्ट मान रहे हो जो जिससे वो ऑप्रेस हो जाए, वो दे ही ना पाए वापस, आपने कहा इसके ऊपर 100% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये साफ पता चल रहा है कि आप उसको ऑप्रेस कर रहे हो, आप उसको दबा रहे हो। तो इस तरीके की जो चीज है उसको क्लॉग मान लिया जाएगा और कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। ये बात बोली गई थी कौन से केस के अंदर? सरफराज वर्सेस उद्वत सिंह के केस में भी बोली गई थी और भीमराव वर्सेस सखाराम के केस में भी बोली गई थी। उसके बाद रिडम्पशन रिस्ट्रिक्टेड टू मॉर्गेजर, कि आप इस तरीके से कहते हो कि सिर्फ मॉर्गेजर ही इसको रिडीम कर सकता है, अगर मॉर्गेजर नहीं कर पाया तो उसकी लीगल हेयर्स आगे नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक क्लॉग है, ये अलाउड नहीं होगा, उसके आगे हेयर्स को भी अलाउड होगा कि वो उसको रिडीम कर सके। रिस्ट्रेन ऑफ एलिनिएशन, आप किसी भी तरीके से मॉर्गेजर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि आगे इसको बेच नहीं पाएगा, एलिनिएट नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ये भी क्लॉग माना जाएगा और ये इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। फिर स्टिपुलेशन बेरिंग मॉर्गेजर्स राइट ऑफ रिडम्पशन आफ्टर सर्टेन पीरियड, आप उससे बोलते हो कि जैसे मॉर्गेजर से बोलते हो कि हम अपनी डीड के अंदर ये स्टिपुलेशन डाल रहे हैं कि अगर वो 15 साल के अंदर पेमेंट नहीं करता तो ये इसके अंदर एब्सोल्यूट राइट जो है मॉर्गेजी का हो जाएगा, तो ये क्या है? वॉइड है। ये बात कौन से केस के अंदर बोली गई थी? मुरारी लाल वर्सेस दियोकरण EIR 1965 के केस में भी बोली गई थी। उसके अलावा वादी पार्थी वर्सेस अपालनाथ समूह 41 के केस में भी बोली गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक मॉर्गेज लैंड थी जिसको 5 साल के लिए मॉर्गेज, ये बोला गया था कि मॉर्गेज पे दिया जा रहा है और अगर 5 साल के अंदर पेमेंट नहीं की जाती, a mortgage is lent to be for 5 years with the provision that rent and profit would set off against the interest. The deed further provided that the mortgage was not redeemed within 20 years. The mortgage should treat the land as sold him absolutely. कि भाई पहले बोला गया कि 5 साल तक इसमें से जो भी प्रॉफिट्स होगा वो मॉर्गेजी को मिलेंगे, रेंट होगा मॉर्गेजी को मिलेंगे, और अगर उसको वापस 20 साल तक वापस नहीं कर पाया मॉर्गेजर उसकी मनी, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर एब्सोल्यूट राइट जो है वो मॉर्गेजी का बन जाएगा। तो ये क्या है? एक क्लॉग है रिडम्पशन के ऊपर, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से एक टाइम का क्लॉग है लॉन्ग टर्म रिडम्पशन की, भाई कि आप कितने लंबे टर्म के लिए रिडम्पशन का पीरियड डाल सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितने लंबे टर्म के लिए नहीं डाल सकते। तो ये सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी करेगा, कोर्ट देखता है कि उसको कितना टाइम ठीक लगता है। मान लीजिए कि आपने उसके अंदर एक पीरियड डाल दिया 500 साल का, तो 500 साल कोर्ट को देखते ही पता चल जाएगा कि ये एक क्लॉग है रिडम्पशन के ऊपर, क्योंकि 500 साल के बाद कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मान लीजिए जैसे ये केस था फतेह मोहम्मद वर्सेस रामदयाल, यहाँ पे 200 साल का टाइम पीरियड डाला गया था, तो यहाँ पे इसको ऑपरेसिव एंड अनरीजनेबल बोला गया क्योंकि 200 साल का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए इसको मना कर दिया गया। ऐसी एक केस था पोमाल गोविंद जी वर्सेस विराज पुरोहित का, यहाँ पे 99 साल का डाला गया था, तो इसको क्लॉग नहीं माना गया था। तो वो केस टू केस वेरी करता है, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस वेरी करता है। ऐसी एक केस था गंगाधर वर्सेस शंकर लाल का, इसके अंदर 85 ईयर्स का पीरियड डाला गया था और बोला था कि 6 महीने के अंदर अगर इसको आपने रिडीम नहीं किया 85 साल के बीतने के बाद, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट राइट जो है वो मॉर्गेजी का हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये कोर्ट के अंदर गए थे, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत लंबा पीरियड है और उसके भी 6 महीने के अंदर अंदर हम कैसे रिडीम करेंगे, तो ये क्लॉग है। तो वहीं जो अपोजिट पार्टी थी, रिस्पोंडेंट था, उसने बोला कि ये कोई यहाँ पे कोई स्पेशल कंडीशन नहीं डाली जा रही, आप प्री मेच्योर इसके अंदर कोर्ट के अंदर आ रहे हो, 46 साल के बाद ही पहुंच गए थे, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर जो क्लॉग लग रही है, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया था। तो ये सर्कमस्टांसेस वेरी करता है, कोर्ट ये देखते हैं कि कहीं ऑपरेसिव तो नहीं हो रहा, कि किस कंडीशन में ये मॉर्गेज दी गई थी, कि कहीं उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया मॉर्गेजर के ऊपर। तो वो सारी चीजें देखने के बाद भी कोर्ट इन चीजों को देखता है कि क्या क्लॉग है और क्या क्लॉग नहीं है। ऐसी कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट, कि भाई अगर तू मेरा 5 साल के अंदर पैसा वापस नहीं कर पाया तो इसके अंदर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज जो है वो भी क्या होगी? क्लॉग होगी। If one of the terms of mortgage is that the failure of mortgage to redeem the mortgage within a specific period, the mortgage will have no claim over this mortgage property and the mortgage deed will deemed to be deed sale in favor of the mortgage, cannot be affect it amount to approve। तो उसको हम क्लॉग बोल देंगे कि भाई तू नहीं कर पाया तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हम क्लॉग कहलाएंगे और वो वैलिड नहीं होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मॉर्गेजर है उसके पास क्या राइट है, उसको रिडीम करने का राइट है, चाहे कितना भी टाइम पीरियड बीत जाए वो उसको रिडीम कर सकता है और उसका ये राइट उससे कोई भी छीन नहीं सकता। सिर्फ कोर्ट या फिर उनके खुद के एक्ट के कारण राइट जा सकता है, अदरवाइज ये राइट उसके पास से नहीं जा सकता। और वही हमने भी समझ लिया कि पार्शियल जो रिडम्पशन है वो भी अलाउड नहीं है, लेकिन कब अलाउड है वो भी हमने देख लिया। तो इसके अंदर इतना ही ध्यान है।